नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आपका स्वागत है और मैं हूं सबिया। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी ने हरक सिंह रावत को 6 साल के लिए पार्टी से किया बर्खास्त। कांग्रेस में हरक के जाने की अटकलों ने पकड़ा जोर। सवाल, क्या करेंगे घर वापसी? हरक सिंह रावत का बड़ा बयान। 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा। भाजपा के फैसले को बताया विनाशकाली विपरीत बुद्धि। हरक के कांग्रेस में जाने की चर्चाओं से पार्टी में हलचल तेज। हरक को लेकर कांग्रेस के 2 गुटों में फाड़। क्या पार्टी में होगा स्वागत या बेघर हो जाएंगे हरक? और बीजेपी और कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर अभी करना होगा एक और 2 दिन का इंतजार। दिल्ली में दोनों राष्ट्रीय दलों का मंथन जारी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में बात करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम। आपको बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी से इस वक्त की बड़ी खबर है। हरक सिंह रावत को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। जी हां, हरक सिंह रावत को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त कर दिया है। पार्टी ने ये कदम हरक सिंह रावत की कांग्रेस से बढ़ती नजदीकियों के चलते उठाया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी हरक सिंह रावत जो हैं वो नाराज बताए जा रहे थे। उनको मान मनवल का दौर भी चला और पार्टी में फिर ये दावे हुए कि हरक सिंह रावत की पार्टी से कोई नाराजगी नहीं थी। उनकी सारी नाराजगी जो है उनको दूर कर लिया गया है। फिर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होती है, उसमें हरक सिंह रावत जो हैं वो नदारत रहते हैं और उसके बाद से सियासी हलचल ने जो जोर पकड़ा और उसका रिजल्ट ये रहा कि हरक सिंह रावत को आखिरकार बीजेपी से 6 साल के लिए पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। और इसके साथ साथ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें कैबिनेट मंत्री के पद से भी बर्खास्त कर दिया है। और खबरें ये भी हैं कि हरक सिंह रावत अपने लिए टिकट के साथ साथ अपनी बहू के लिए भी टिकट की दावेदारी की मांग करते रहे, लेकिन बीजेपी ने इसे नकार दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है कि एक परिवार से सिर्फ एक ही को टिकट मिल सकता है और लगातार यही वजह सामने आ रही है कि इन्हीं वजहों से जो कांग्रेस से बढ़ती नज़दीकियां हरक सिंह रावत की थी और जो वो लगातार अपने और अपनी बहू के लिए टिकट की मांग करते रहे, इन सब को लेकर बीजेपी ने एक्शन लिया है और बीजेपी ने हरक सिंह रावत को जो है वो पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इसके साथ साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें कैबिनेट मंत्री पद से भी बर्खास्त किया है। और अब हरक सिंह रावत की जो कांग्रेस में वापसी के संकेत भी तेजी से मिल रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि हरक सिंह रावत जो हैं वो कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं, घर वापसी हो सकती है। लेकिन हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी भी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि हरक सिंह की वापसी को लेकर जो कांग्रेस है, कांग्रेस में 2 गुटों में 2 फाड़ हो रखे हैं। क्योंकि शीर्ष नेताओं की अगर मैं बात करूं तो शीर्ष नेता इस पक्ष में नहीं है कि हरक सिंह जो हैं वो घर वापसी करें, लेकिन प्रीतम सिंह जो हैं वो जिद पर अड़े हैं कि हरक सिंह रावत की वापसी हो। ऐसे में आज दिन भर माहौल जो है सियासी वो गरमाया रहेगा और दिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, शाम का वक्त होगा, तस्वीर भी साफ होगी और ये देखा जाएगा कि क्या वाकई में कांग्रेस में हरक सिंह रावत शामिल हो सकते हैं। और ये भी खबर सामने निकल कर आ रही है कि हरक सिंह रावत की जो है वो हाई कमान से बात हुई है, कांग्रेस हाई कमान से, और वो कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। और कांग्रेस में वापसी को लेकर जो है अब हलचल तेज हो गई है। जाहिर सी बात है कांग्रेस के 2 गुटों में सियासत देखने को मिल रही है, लेकिन सवाल बड़ा यही है कि चुनाव के ऐन मौके पर दल बदल की इस राजनीति पर जो उत्तराखंड की सियासत पर असर होगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरक सिंह रावत को बीजेपी से निष्कासित करने के मामले में बड़ा बयान दिया है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हरक सिंह रावत के बयानों से पार्टी को कई बार असहज जो है वो होना पड़ा और लगातार उनकी नाराजगियों को भी पार्टी ने दूर किया है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी को मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा और उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। साथ ही साथ उन्हें कैबिनेट मंत्री पद से भी बर्खास्त किया गया है। हमारी पार्टी में वो आए और हमने उनको बहुत सहज से और कई बार जो विकास के मामले में उन्होंने जितनी बातें भी जो भी करी हम लोगों ने हमेशा किया, लेकिन हमारी पार्टी हमेशा विकासवाद पर चलने वाली पार्टी है और सबका प्रयास जो एक मंत्र है उस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। उसमें कई बार
जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियां ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के टिकटों को लेकर रविवार को दिल्ली से देहरादून तक सियासी माहौल गर्म हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट आलाकमान को भेज चुके हैं। दिल्ली में रविवार को भाजपा केंद्रीय नेतृत्व और कांग्रेस की बैठकों का दौर देर रात तक जारी रहा। हालांकि रविवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नहीं हो पाई। अब बीजेपी केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक 19 जनवरी को होनी है, जिसमें प्रत्याशी तय होने की उम्मीद है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि 20 जनवरी तक बीजेपी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। उत्तराखंड के बढ़ते कोरोना संक्रमण के कहर के बीच अब स्कूल नहीं खुलेंगे। प्रदेश भर के स्कूल अगले आदेशों तक बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन क्लास चलाई जाएंगी। वहीं 22 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए शासन ने 7 जनवरी को आदेश जारी कर 16 जनवरी तक स्कूल को बंद रखने का फैसला लिया था। लेकिन फिलहाल बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जनता से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की गई है। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बीजेपी ने सभी 70 विधानसभा सीटों पर दावेदारों के पैनल को अंतिम रूप दे दिया है। बस फाइनल दौर की प्रक्रिया चल रही है। उम्मीद है कि बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जल्द ही जारी करेगी, मगर सूत्रों के हवालों से खबर है कि 28 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार पक्के कर लिए हैं। आखिर कौन से हैं वो संभावित प्रत्याशी, इसी पर आधारित देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 21 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बीच बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों में प्रत्याशियों की प्रक्रिया में फाइनल दौर चल रहा है। जल्द ही दोनों राष्ट्रीय दल अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकते हैं। भाजपा ने सभी 70 सीटों पर दावेदारों के पैनल को अंतिम रूप दे दिया है। शनिवार को चुनाव संचालन समिति की बैठक में चर्चा के बाद इस पर मोहर लगाई गई। सूत्रों से निकलकर जो खबरें सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक 28 विधानसभा सीटों पर स्थिति लगभग साफ हो गई है। अगर कोई फेरबदल नहीं किया जाता है तो पहले चरण में इन नामों का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा 25 अलग अलग सीटों पर कुछ सियासी पेच भी फंसे हैं, जिन्हें ढीले करने के लिए भाजपा दिग्गज दिन रात जुटे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव लड़ सकते हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज चौबट्टा खाल, वंशीधर भगत कालाडूंगी, सुबोध उनियाल नरेंद्र नगर, हरक सिंह रावत केदारनाथ, स्वामी यतीश्वरानंद हरिद्वार ग्रामीण सीट, बिशन सिंह चुफाल डीडीहाट, रेखार्य सोमेश्वर, अरविंद पांडे गदरपुर, गणेश जोशी मसूरी, धन सिंह रावत श्रीनगर गढ़वाल, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ऋषिकेश से, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार, विधायक मुन्ना सिंह चौहान विकास नगर, उमेश शर्मा काऊ रायपुर, विनोद चमोली धर्मपुर, चंदन रामदास बागेश्वर, सौरभ बहुगुणा सितारगंज, राजेश शुक्ला किच्छा, कुंवर प्रणव सिंह खानपुर, महेश जीना सल्ट, चंद्रापंत पिथौरागढ़, प्रेम सिंह नानकमत्ता, नवीन दुमका लालकुआं, बलवंत सिंह भौरियाल कपकोट, रितु खंडूरी यमकेश्वर, प्रीतम पवार धनौल्टी और पूर्व विधायक राजकुमार पुरोला। काफी लंबे वक्त से बीजेपी में टिकट दावेदारी को लेकर चल रहे मंथन के बीच सूत्रों के हवाले से 28 नाम संभावित बताए जा रहे हैं, जिनके पार्टी टिकट पक्के कर चुकी है और पहली लिस्ट में इसकी घोषणा भी हो सकती है। लेकिन सवाल उन 25 सीटों को लेकर खड़ा हो रहा है, जहां भाजपा को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस में टिकट बंटवारे से पहले घमासान मचा हुआ है। रायपुर विधानसभा सीट से हीरा सिंह बिष्ट और पूर्व कांग्रेसी प्रत्याशी प्रभुलाल बहुगुणा अब आमने सामने आ गए हैं। रायपुर में हीरा सिंह बिष्ट ने डोर टू डोर जाकर चुनाव प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है, तो वहीं उनके प्रचार से प्रभुलाल बहुगुणा और उनके समर्थकों ने नाराजगी जताई है। इतना ही नहीं, प्रभुलाल बहुगुणा के समर्थन में रायपुर से कई पार्षदों ने हाईकमान को पत्र भी भेजा। हालांकि इस पूरे मसले पर हीरा सिंह बिष्ट का कहना है कि रायपुर विधानसभा सीट से तैयारी करने के आदेश उन्हें कांग्रेस हाईकमान से ही मिले हैं। मैं माननीय हीरा सिंह बिष्ट जी हमारे बहुत आदरणीय हैं, बहुत सीनियर आदमी हैं और पिछले 3 चुनाव उन्होंने डोईवाला विधानसभा से लड़े हैं और 1 चुनाव जीते हैं, 2 चुनाव हारे हैं और उनका जो सब कुछ काम वर्क है कांग्रेस के लिए उन्होंने डोईवाला विधानसभा में किया है।
तो उनका जो हक बनता है डोईवाला विधानसभा में ही बनता है, न कि रायपुर विधानसभा में। सब लोग हमारे सहयोगी, मैंने पार्टी कमेटी को भी कहा था, मैं डोईवाला में अप्लाई किया, एक ही जगह में वही लड़ना चाह रहा हूँ। ये पार्टी में गवाह भी है। अब मैंने कहा मैं उनको क्यों नाराज करूँगा। पार्टी ने कहा हम अपने आप डील करेंगे, बात करेंगे। मैंने कहा मेरा गृह जनपद भी, मेरा ब्लॉक भी है, लेकिन अब पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। क्या सोच के क्यों कह रहे हैं मुझे। अब मैं पार्टी, चूँकि अनुशासन, मैंने कभी पार्टी अनुशासनहीनता नहीं की। कोरोना महामारी के बीच चुनाव आयोग ने रैलियों, जनसभा और रोड शो पर पाबंदी को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया है। लिहाजा ये करीब करीब तय है कि शायद सियासी दलों को इस बार चुनावी रणभूमि में डिजिटल प्रचार प्रसार के सहारे ही अपनी नैया को पार लगाना होगा, मगर इसके लिए सोशल मीडिया में राजनीतिक दलों की सक्रियता और फॉलोवर्स होने भी जरूरी हैं। डिजिटल चुनावी प्रचार पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की तीसरी लहर के साए में हो रहे विधानसभा चुनाव में आयोग ने रैलियों, जनसभाओं और रोड शो पर पाबंदी को बढ़ाकर 22 जनवरी तक कर दिया है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इंडोर बैठक में छूट जरूर दी है, मगर बदलती परिस्थितियों में 2022 की बिसात में राजनीतिक दलों के प्रचार अभियान के तौर तरीके काफी बदले हुए नजर आ रहे हैं। इन बदले हालातों में सियासी दल अब इंटरनेट मीडिया के कई माध्यमों से जनता तक पहुंच बनाने की रणनीति को अमल में ला रहे हैं। प्रदेश में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वर्चुअल प्रचार अभियान के मामले में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। भाजपा की बात की जाए तो पार्टी का दावा है कि फेसबुक पेज के माध्यम से राज्य में उसकी पहुंच 25 लाख व्यक्तियों तक है। प्रदेश में लगभग 35 लाख लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। पार्टी अन्य 10 लाख व्यक्तियों तक पहुंचने की रणनीति भी बना रही है। ये हुई भाजपा की बात। कांग्रेस के डिजिटली चुनावी प्रचार की बात की जाए तो जल्द ही 7 लाख लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जा रहा है। इसके जरिए बूथों से लेकर ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं के नेटवर्क को भी मजबूत करने का काम हो रहा है। वेबिनार के जरिए भी बड़ी सभाओं और रैलियों की तैयारी हो रही है। वैसे देखा जाए तो सोशल मीडिया में पॉपुलैरिटी के मामले में हरीश रावत अन्य नेताओं से काफी आगे रहे हैं। हरीश रावत के फेसबुक पर 14.97 लाख, ट्विटर पर 3.82 लाख और इंस्टाग्राम पर 2.40 लाख फॉलोवर्स हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सोशल मीडिया में पॉपुलैरिटी को देखा जाए तो फेसबुक पेज पर उनके 2,36,371 फॉलोवर्स हैं, ट्विटर पर 1,23,000 और इंस्टाग्राम पर 96,000 फॉलोवर्स हैं। बीजेपी कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी इन दिनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे को टक्कर देती नजर आ रही है, लेकिन अन्य सियासी दल जैसे बसपा, सपा और यूकेडी का सोशल मीडिया पर ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर नहीं है। तो इन दलों के लिए सोशल मीडिया के जरिए चुनावी प्रचार करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और ये तो चुनावी परिणाम तय करेंगे कि किसका सोशल नेटवर्क कितना लोगों के काम आएगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। 14 फरवरी को वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ पर ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दिया गया है। देहरादून जिले के पोलिंग बूथों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी आर राजेश कुमार ने कहा कि सभी कर्मचारी पोलिंग बूथ के दिन पूरी सजगता के साथ मतदान को संपन्न कराएं। साथ ही कोरोना नियमों का पालन कराने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी आर राजेश कुमार का कहना है कि 22 जनवरी तक चुनाव रैलियों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा रहेगा। अभी फ़िलहाल आज पीठासीन अधिकारी और पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट की ट्रेनिंग अभी यहाँ पे हम लोग सर्वे ऑफ इंडिया मीटिंग हॉल में हम लोग कर रहे हैं। लगभग 1200 पीठासीन अधिकारी पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट मिला के हम लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं। स्टैगर्ड तरीके से ट्रेनिंग करा रहे हैं। कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इंश्योर कराते हुए हम करा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने वैक्सीनेशन सेंटर्स भी खोले हैं ताकि जिसका सेकेंड डोज नहीं लगा है, फर्स्ट डोज नहीं लगा है, उनका भी जो है हम लोग यहाँ पे वैक्सीनेशन करा रहे हैं। बूस्टर डोज भी हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। तो मेन अभी फ़िलहाल एम ये है, उद्देश्य ये है कि पोलिंग रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीठासीन अधिकारी और पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट को सेंसिटिवाइज कराना। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर फोर्स की डिमांड के बाद देहरादून पुलिस को अभी तक 3 कंपनी पैरामिलिट्री उपलब्ध करा दी गई है। इसके 270 होमगार्ड दिए गए हैं। वहीं 270 होमगार्ड मिलने के बाद चुनाव के दौरान जनपद के 10 इंटर स्टेट बैरियर्स को शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 10 इंटर स्टेट बैरियर्स में असामाजिक तत्वों और अपराधियों पर कार्यवाही, शराब तस्करी की रोकथाम, अंतर्राज्यीय सीमा पर प्रवेश करने वाले वाहनों और व्यक्तियों को रोकने के लिए लगाए जाते हैं।
विधानसभा चुनाव के लिए देहरादून में करीब 1300 वाहनों का अधिग्रहण किया जाना है। इसके लिए अब तक करीब 405 वाहनों का अधिग्रहण हो चुका है, लेकिन ज्यादातर सिटी वाहन मालिक आसानी से वाहन देने को तैयार नहीं है, क्योंकि निर्वाचन की तरफ से सिटी बस संचालकों को 1105 रुपए मिल रहे हैं, जो नाकाफी हैं। सिटी बस यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि चुनाव के लिए निर्वाचन से करीब 4950 रुपए तय किए गए हैं, लेकिन उन लोगों को सिर्फ 1102 रुपए मिलते हैं। कोई प्रत्याशी अगर हमारी बस को अपने चुनाव प्रचार में लाएगा तो उसका जो है हम 4950 रुपये आपको 34 सीटर बस का काटेंगे, जो कि खुद निर्वाचन आयोग द्वारा बताया गया कि ये अनुमानित बाजारिक मूल्य है। तो हमारा स्पष्ट साफ साफ कह रहा है, जब आपके द्वारा खुद ही बताया गया है कि अनुमानित बाजारी मूल्य इतना है, तो फिर आप हमें 1102 रुपये क्यों दे रहे हो। हमारे ये मांग करी है कि हमें भी डीजल हमारा ही रहेगा और हमें जो 4950 रुपए वो दिए जाए। देश भर में 3 जनवरी से शुरू किए गए 15 से 18 साल के बच्चों को लगने वाली वैक्सीन अभियान रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड में 3 जनवरी से इस महाअभियान की शुरुआत की गई थी। 15 जनवरी तक करीब देहरादून जिले में 50% से अधिक बच्चों को पहली डोज मिल चुकी है। देहरादून सीएमओ डॉक्टर मनोज उप्रेती ने बताया कि युवाओं में वैक्सीन लगाने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि बीते कुछ रोज से स्कूल बंद है, जिस कारण वैक्सीन लगाने की रफ्तार कुछ धीमी जरूर हुई है। इस समय करीब 56% पहुंच चुके हैं। अब यह है कि थोड़ा सा पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फ पड़ी हुई है वहां पे दिक्कत है, कुछ दिनों में वो भी कवर हो जाएगा। प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण पर रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन ने शहर में मास्क न पहनने वाले और कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। खटीमा में पुलिस ने मास्क नहीं पहनने और अतिक्रमण करने वालों के लिए नगद चालान काटे। सीओ भूपेंद्र भंडारी ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस समय जो कोविड का ज़्यादा जो है वो फैल रहा है कोविड, इसमें ओमिक्रॉन नाम से जो है ज़्यादा हुआ है और यहाँ जनपद में भी और अपने खटीमा क्षेत्र में भी ये इसके जो है ज़्यादा इस समय संक्रमित लोग हो रहे हैं। हमें भी शासन से ये आदेश है कि जो है इसकी रोकथाम करने के लिए जो लोग इन चीज़ का प्रयोग नहीं करता है तो उसके जो है चालान काटे जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। बीजेपी ने हरक सिंह रावत को 6 साल के लिए पार्टी से किया बर्खास्त। कांग्रेस में हरक के जाने की अटकलों ने पकड़ा जोर। सवाल, क्या करेंगे घर वापसी। हरक सिंह रावत का बड़ा बयान। 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा। भाजपा के फैसले को बताया विनाशकाली विपरीत बुद्धि। हरक के कांग्रेस में जाने की चर्चाओं से पार्टी में हलचल तेज। हरक को लेकर कांग्रेस के 2 गुटों में फाड़। क्या पार्टी में होगा स्वागत या बेघर हो जाएंगे हरक। और बीजेपी और कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर अभी करना होगा एक और 2 दिन का इंतजार। दिल्ली में दोनों राष्ट्रीय दलों का मंथन जारी।